हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 डीसी सर्किट्स, जिसके अंदर एक टॉपिक है जो है टाइम डोमेन एनालिसिस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एलआर सर्किट। तो मैं आशा रखता हूं आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है एलआर सर्किट। तब बच्चों एलआर सर्किट यानी क्या कि ऐसा सर्किट जिसके अंदर एक तो इंडक्टर हो जिसका इंडक्टेंस एल के बराबर हो, और दूसरा एक रेजिस्टर हो जिसका रेजिस्टेंस आर के बराबर हो, और ये दोनों सीरीज में कनेक्ट किए गए हो एक वी वोल्ट की बैटरी के साथ। एक स्विच ले लेते हैं। तो ये जो सर्किट है बच्चों, इसको बोलते हैं एलआर सर्किट। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर सर्किट यानी क्या? तो ऐसा सर्किट बच्चों के जिसके अंदर एनर्जी को स्टोर करने वाला सिर्फ एक ही डिवाइस हो, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सर्किट। अब ये जो हमारा सर्किट है, इसके अंदर ये जो रेजिस्टर है ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बर्बाद कर देगा, उसको खा जाएगा। यानी कि रेजिस्टर तो स्टोर करने वाला नहीं एनर्जी को। तो बचा कौन सा? इंडक्टर। तो इंडक्टर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा। यानी कि यहाँ पे एक ही डिवाइस है जो कि है इंडक्टर ये सर्किट के अंदर, इसलिए ये सर्किट को क्या बोल देंगे? हम फर्स्ट ऑर्डर सर्किट बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम समझेंगे टाइम डोमेन एनालिसिस यानी क्या। तो उसके लिए ये जो हमारा बैटरी है उसमें से सपोज आई करंट आ रहा है। अब ये आई करंट समय के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इंडक्टर में से जब पास होगा तब। ठीक है। तो यहां पे जो करंट आई जो है वो समय के साथ कैसा हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है। तो अब ये आई करंट समय के साथ कैसे बढ़ रहा है, जो इंडक्टर में से पास हो रहा है, उसका अगर हम स्टडी करते हैं तो वो स्टडी को हम बोल देंगे टाइम डोमेन एनालिसिस। ठीक है। अच्छा, और इस वीडियो में हम ये आई कैसे बढ़ रहा है समय के साथ, उसका इक्वेशन भी हम डिराइव कर देंगे। अच्छा, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूं मैं कि ये जो इंडक्टर है, ये इंडक्टर कभी भी कोई भी चेंजिंग करंट को सहन नहीं करेगा। यानी कि क्या? अगर इसमें से कांस्टेंट करंट पास हो रहा है तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर इसमें से वेरिएबल करंट पास किया यानी कि चेंजिंग करंट पास किया तो ये इंडक्टर क्या करेगा? वो चेंज का ऑपोज करेगा। कैसे ऑपोज करेगा? वो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस कर देगा। वो इंड्यूस्ड करंट उसको, जो भी ये बैटरी का जो करंट है जिसको प्राइमरी करंट बोलते हैं, उसका वो ऑपोज करेगा। जैसे कि यहां पे हम ये जो टाइम डोमेन एनालिसिस कर रहे हैं ना, ये हम ग्रोइंग करंट को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो यहां पे हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये जो बैटरी में से करंट आ रहा है वो समय के साथ बढ़ रहा है। ठीक है, ग्रोइंग करंट है। यानी कि इंडक्टर के अंदर से जो करंट पास होगा वो कैसा होगा? बढ़ता हुआ करंट होगा, यानी चेंज हो रहा है। अब ये बढ़ता हुआ करंट जो है उसको ये ऑपोज करेगा। तो कैसे करेगा? करंट को घटाएगा। करंट को कैसे घटाएगा? तो एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करेगा ये जो प्राइमरी करंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है। अच्छा, और करंट कब बनता है कि किस में से निकलता है? तो सर बैटरी में से निकलता है। तो यहां पे ये इंडक्टर जो है एक बैटरी बन जाएगा, यानी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ठीक है। अच्छा, और ये जो बैटरी हमने बनाई इसको हम क्या बोल देंगे? इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल देंगे। और इंड्यूस्ड ईएमएफ किसका? इंडक्टर का आपको मालूम होना चाहिए, वो है एल डी आई बाई डी टी के बराबर। ठीक है। अच्छा, तो इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी बात? ग्रोइंग करंट होगा तो इंडक्टर क्या करेगा? इंड्यूस्ड करंट बनाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बना के कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट की। ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे मैं इक्वेशन लिख लू, इंड्यूस्ड ईएमएफ का पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर का एल डी आई बाई डी टी के बराबर। ठीक है। अच्छा, तो ये चीज तो मैंने साफ कर दी इधर से। अब हम क्या करेंगे? अब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि t बराबर 0 जब है तब स्विच जस्ट क्लोज हो रहा है। तो t बराबर 0 है तब तो मैं बोल दूंगा कि इंडक्टर में से तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी I का वैल्यू तो 0 रहेगा जब जस्ट क्लोज करने वाला है, क्योंकि ओपन सर्किट है t बराबर 0 पे, इसलिए। ठीक है।
अब क्लोज तो कर दी, जैसे टाइम बीतता गया तो हम बोलेंगे टी बराबर टी पे कितना करंट फ्लो होगा, तो भाई टी बराबर टी पे करंट का वैल्यू आई आ जाएगा, यानी करंट जीरो से लेके कितना बढ़ा, आई बढ़ा। सो करंट आई बढ़ा समय के साथ, कैसे बढ़ा वो स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें टाइम डोमेन एनालिसिस करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा देंगे। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या बोलता है, वो बोलता है कि समेशन ऑफ चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस अ लूप इज इक्वल्स टू जीरो। तो उसके लिए हम एक लूप कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं करंट की डायरेक्शन में एक लूप कंसीडर करते हैं, ऐसे करके करंट की डायरेक्शन में आप ऑपोजिट भी कंसीडर करो, आंसर में कुछ फर्क आएगा नहीं। ठीक, अच्छा, तो अब मैं ये चेंज इन वोल्टेज वाला लूप लगा रहा हूं या लॉ लगा रहा हूं, केवीएल यहाँ पे कैसे लगाएंगे, तो ये पहले बैटरी ले लेते हैं, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, लूप का डायरेक्शन कौन सा, ऐसे करके ऐसे, यानी ये लूप का डायरेक्शन है। यानी लूप कहां से कहां जा रहा है, लोअर से हायर पे, लोअर से हायर पे जाओगे तो पोटेंशियल गेन होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, यानी प्लस साइन आएगा बैटरी का, प्लस वी आ गया। ठीक है, अच्छा, बाद में कहा गया इंडक्टर में, इंडक्टर में कैसा करंट जा रहा है, इंडक्टर में ग्रोइंग करंट जा रहा है, और ग्रोइंग करंट जाएगा तो ये जो चेंज है बढ़ने वाला, इंडक्टर उसका अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा, मैंने अभी बता दिया, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा के। कैसे ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा कि सर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अच्छा, अब लूप का डायरेक्शन ऐसे, यानी ये लूप का डायरेक्शन ऐसे, लूप कहां से कहां जा रहा है, हायर से लोअर पे। अब हायर से लोअर पे जाओगे तो क्या होएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, ड्रॉप यानी माइनस, माइनस क्या आ जाएगा, इसका पोटेंशियल कितना होता है इंडक्टर का, एल डी आई बाई डी टी। तो माइनस मैंने लिख लिया एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ो। अब रेजिस्टर जो है उसमें से लूप का डायरेक्शन ये है। अच्छा, यानी कि रेजिस्टर में से करंट का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है, तो जब भी सेम डायरेक्शन हो तब पोटेंशियल ड्रॉप आता है, तो नेगेटिव साइन आता है। और रेजिस्टर का जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर लिखते थे हम, आई आर के बराबर। अब तो कुछ बचा नहीं, तो सबका समेशन कर दिया पोटेंशियल चेंज का, उसको जीरो से इक्वेट कर दो। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम ऐसा लिख सकते हैं V माइनस आई आर बराबर, ये टर्म पूरा यहां भेज दो, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, ये जो L डिवाइडेड बाई डी टी है इसको यहां ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा डी टी बाई एल, और ये जो डी आई है उसके नीचे ये टर्म डाल देंगे V माइनस आई आर। बाद में कुछ नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, डी टी बाई एल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आई वी माइनस आई आर कर दिया। अब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट जरूरी है, तो हम लिमिट कौन सा ले सकते हैं, हमें मालूम है t बराबर जीरो पे आई बराबर जीरो, तो ये t है, t बराबर जीरो पे आई बराबर जीरो, t बराबर t पे आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई का वैल्यू आई हो जाएगा। अच्छा, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपॉन एल, इंडक्टेंस जो है तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, जीरो से लेके टी, ये बच गया डी टी, यानी यहाँ पे 1 हम अज्यूम करते हैं, क्यों, कुछ नहीं है तो 1 है, तो इंटीग्रेशन में आसानी रहेगी। विच इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स है, आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता था, एल एन एक्स होता था, ये भी ऐसा ही कुछ है, 1 अपॉन एक्स डी एक्स जैसा ही है। ठीक है, तो इसका एल एन एक्स कैसे करेंगे, एल एन V माइनस आई आर। अच्छा, बाद में डिवाइड में हम क्या करते थे, ये जो टर्म है उसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ता था, तो V का इंटीग्रेशन कांस्टेंट है तो जीरो, माइनस आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, I का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 होगा, तो यहाँ पे माइनस आर ऐसे के ऐसे रह जाएगा। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसमें। यहाँ पे 1 अपॉन एल, अच्छा, ये माइनस आर जो है ये मैं यहाँ पे डाल सकता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आर बाई एल। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी का कितना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टी, आपको मालूम है टी होता है, लिमिट दे दो जीरो से लेके टी तक, विच इज इक्वल्स टू। अब अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है लिमिट्स जो हमने नहीं डाली, जीरो से लेके आई तक। अब यहाँ पे लिमिट डाल दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, यानी आई की जगह पहले आई रखो, माइनस करो आई की जगह जीरो रख के, तो पहले आई की जगह आई कैसे आएगा, एल एन वी माइनस आई आर, अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट में आई की जगह जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो, सो एल एन वी आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एल एन वी। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह टी और टी की जगह जीरो, तो टी आ जाएगा, तो माइनस आर बाई एल, सिर्फ टी लिखेंगे हम। अच्छा, यहाँ पे जो एल एन है ये किसमें, माइनस में है, तो माइनस में जब भी होता है तब आपको मालूम है उसको डिवाइड करते हैं, v माइनस आई आर डिवाइडेड बाई वी कर देते हैं, माइनस आर बाई एल टी एल एन
अच्छा, तो एक काम करते हैं हम, अब ये ln को निकालना है हमें। अगर ln को निकालना है तो दोनों साइड ln एंटी लॉग लेना पड़ेगा। तो एंटी लॉग लेंगे तो ये तो निकल जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, ई रेस के पावर में आ जाएगा, तो ई रेस टू आर बाई एल इंटू टी, ये तो निकल गया v माइनस आई आर बाई वी। अच्छा, ई रेस टू माइनस आर बाई एल टी इज इक्वल टू वी से वी कैंसिल, वन रह गया, वन माइनस आई आर के नीचे क्या रह गया, वी रह गया। अच्छा, अब ये आई आर वाला पूरा टर्म इधर ले लेता हूं तो प्लस हो जाएगा आई आर बाई वी, और यहां ले लिया, यहां पे वन बच गया तो यहां पे वन, और ये इस टर्म को यहां भेज दू, ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी। अच्छा, आई इज इक्वल टू ये इधर चला गया, सो वी बाई आर इंटू दी ब्रैकेट वन माइनस ई रेस टू आर बाई एल इंटू टी हो गया। अच्छा, तो आई इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है ओम्स लॉ, वी बराबर आई आर, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे हम लिख लेंगे आई बराबर क्या, वी बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना आ गया, आई आ गया, लेकिन ये क्या है, वी वोल्ट का बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है, यानी कि अभी तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, यानी ये क्या आ गया, आई एम मैक्सिमम करंट, ठीक है। वन माइनस ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, यानी कि बच्चों करंट का जो वैल्यू है इंडक्टर में से वो समय के साथ एक्सपोनेंशियली ऐसे बढ़ रहा है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यहां पे लिख लो आई बराबर आई एम वन माइनस ई रेस टू माइनस आर बाई एल इंटू टी, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज बच्चों हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। कैसे ग्राफ से समझेंगे, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना दूं, किसका वर्सेस किसका, करंट वर्सेस करंट कैसे समय के साथ चेंज हो रहा है। तो मैंने बोला t बराबर जीरो, यानी ये t बराबर जीरो पे करंट कितना था, जीरो था। जैसे समय बीतता गया करंट का वैल्यू कैसे इंक्रीज होता गया, कहां तक होता गया, मैक्सिमम करंट बन गया, इनफाइनाइट पे मैंने बोला था मैक्सिमम बन जाएगा, तो ये मैक्सिमम करंट आपका आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहां पे आपको एक टर्म आती है जिसको बोलते हैं टाउ, यानी इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अब ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर होता है, एल बाय आर के बराबर होता है। तो ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, कैसे डिफाइन करेंगे देख लेते हैं। तो यहां पे मैं बना दूं, ये जो इक्वेशन है इसमें हम क्या कर देंगे, ये जो टाउ जो है एल बाई आर के बराबर है, तो ये क्या है, आर बाई एल है, यानी आर बाई एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, वन अपॉन टाउ हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहां पे रखते हैं, तो आई बराबर क्या लिखूंगा, आई बराबर आई एम वन माइनस ई रेस टू आर बाई एल क्या था, वन अपॉन टाउ, तो माइनस साइन तो है वन अपॉन टाउ इंटू टी, ठीक है। अच्छा, अब ये तो कांस्टेंट है तो इसका तो कुछ यूनिट है नहीं, ये टाइम है, इसका यूनिट है मिनट सेकंड आवर, ठीक है। अब आपने कभी ऐसा तो सुना नहीं है 2⁵ के जी 2⁵ मीटर, यानी पावर जो होता है उसका कुछ यूनिट होता नहीं है। तो यानी कि यहां पे से भी हमें पावर का यूनिट निकालना पड़ेगा। तो हम पावर का यूनिट कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसा बोल देंगे कि जो ये इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ जो है वो कोई ऐसा टाइम है, कैसा टाइम है देख लेंगे, लेकिन ये कोई ऐसा टाइम टी है। तो ये टाउ बराबर टी ले लेंगे यहां पे, तो आई इज इक्वल टू आई एम वन माइनस ई रेस टू माइनस वन अपॉन टी, टाउ बराबर टी लिया इंटू टी लिया, तो टी से टी कैंसिल हो गया, अब पावर में कोई यूनिट रहा नहीं। सो आई इज इक्वल टू आई एम वन माइनस ये कितना हो गया, ई रेस टू माइनस वन, सो आई इज इक्वल टू आई एम वन माइनस वन अपॉन ई, ये तो आपको मालूम है, वन माइनस सॉरी आई इज इक्वल टू आई एम। अब वन अपॉन ई का वैल्यू आप कैलकुलेटर से देख सकते हो या याद भी रख सकते हो, इसका वैल्यू है 0.37। सो आई बराबर कितना हो गया, आई एम वन माइनस 0.37 हो जाएगा 0.63। तो यहां पे मैं लास्ट इक्वेशन लिख लेता हूं, आई इज इक्वल टू 0.63 आई एम। तो ये टाइम कांस्टेंट है हमारा इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। क्या कि जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट वो एक ऐसा टाइम है कि जब करंट जब ग्रो कर रहा है तब उसका वैल्यू ग्रो करते करते बढ़ते बढ़ते 63% तक हो जाए उसके मैक्सिमम करंट के वैल्यू का, तो उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट। अब यही चीज डायग्राम पे से भी आप समझ सकते हो, कैसे कि हमने बोल दिया था क्या, इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ कोई एक समय के बराबर है। कौन से समय के बराबर है, तो आओ देखते हैं। यहां पे एक्सटेंड किया, ये यहां पे आया, यहां पे क्या वैल्यू आया हमारा, यहां पे वैल्यू आया आई इज इक्वल
इक्वल्स टू 0.63 ऑफ आई एम। यानी कि ये जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टी एक ऐसा टाइम है कि जब करंट ग्रो कर रहा है इंडक्टर में, तब वो ग्रो करते करते इंक्रीज करते करते उसका वैल्यू कितना हो जाए, 63% जितना हो जाए उसके मैक्सिमम करंट के वैल्यू से। ठीक है, अच्छा, यानी कि आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये जो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट टाउ है वो कौन सा टाइम है, वो ऐसा टाइम है कि जब करंट ग्रो करता करता 63% तक हो जाए। और इसको अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो कि इट इज द टाइम कांस्टेंट इन विच ड्यूरिंग growing current in the inductor the value of current is increased up to 63% of its maximum value। ठीक है, अच्छा, तो ये सारी कहानी थी टाइम डोमेन की, किसकी, एलआर सर्किट के लिए। तो यहाँ पे ही करते हैं वीडियो को समाप्त। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सेम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे, लेकिन अब ग्रोइंग करंट की जगह पे हम डीके करंट की रेफरेंस लेके आई का इक्वेशन डिराइव करेंगे। तो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।